10:40। उस समय रात को घड़ियां ठीक यही समय बता रही थी जब व्हाइट स्टार कंपनी के नए टाइटैनिक के ऊपर पहली बार खतरे के बादल मंडराए। 11 मंजिल ऊंचा, 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबा तथा दुनिया भर की सुख सुविधाओं और राग रंग के इंतजामों से भरा हुआ टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। उसने अपने समुद्री जीवन के केवल 4 ही दिन गुजारे थे। यह 14 अप्रैल सन 1912 की घटना है। टाइटैनिक की अभी ठीक से समुद्र के पानी से दोस्ती भी नहीं हुई थी। इस जहाज पर 2207 व्यक्ति सवार थे। वे अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट धनी और गणमान्य लोग थे। उनका ख्याल था कि टाइटैनिक की पहली समुद्री यात्रा का आनंद उठाना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। जहाज 22.5 समुद्र मील की गति से तैर रहा था। तभी उसकी सबसे ऊपरी मंजिल से झांकते हुए फ्रेडरिक फ्लीट ने जलपोत के ठीक सामने एक हिमशिला समुद्र में से उभरते हुए देखी। यह एक खतरे की घंटी थी। फ्लीट का काम ही इस किस्म के संकटों से पोत के चालकों को सावधान करना था। 3 बार चेतावनी स्वरूप खतरे की घंटी बजाई और फोन उठाकर उच्चाधिकारी को सूचित किया कि एक हिमशिला ठीक सिर पर आ गई है। बदले में फ्लीट को दूसरे सिरे से शांत स्वर में केवल धन्यवाद का इकलौता शब्द सुनाई पड़ा। आने वाले 37 सेकेंड फ्लीट और उसके साथी ली के मृत्यु की प्रतीक्षा के क्षण थे, लेकिन मौत इतनी आसानी से नहीं आने वाली थी। अजीब परिस्थिति थी। न जलपोत अपना रास्ता बदल रहा था और न ही हिमशिला को समुद्री लहरें किसी भी प्रकार पोत के रास्ते से हटने के लिए विवश कर पा रही थी। फ्लीट को लगा कि उसे अपेक्षित टक्कर के धक्के का एहसास नहीं हुआ है। शायद इसीलिए उसने मान लिया कि जलपोत इस प्राकृतिक मुसीबत से बच निकला है। यह उस भ्रम की शुरुआत थी जिसका अंत अगले 3 घंटों में 1500 निर्दोष व्यक्तियों के साथ टाइटैनिक जैसे विशाल और खूबसूरत पोत की जल समाधि के साथ हुआ। इसी समय ब्रिज के पास निगरानी कर रहे जॉर्ज थॉमस रो को इंजनों में अजीब सी घरघराहट महसूस हुई और उनकी आंखों ने भय और आश्चर्य से देखा कि पानी से लगभग 100 फुट ऊपर एक विशाल हिमशिला पोत के बिल्कुल सामने खड़ी है। थॉमस रो के लिए दूसरा आश्चर्य यह था कि दिखाई देने के क्षण भर बाद ही वह हिमशिला एक छलावे की तरह अदृश्य भी हो गई। प्रथम श्रेणी के भोजन गृह में बैठे वेटरों को जहाज की गति में हल्की रुकावट सी आती प्रतीत हुई। इस हल्के झटके से मेज पर रखे चांदी के बर्तन झनझना उठे। केबिन में बैठे यात्रियों ने महसूस किया कि शायद तेज हवा ने जहाज को हिला दिया है। कुछ अन्य यात्रियों को कपड़े के थान फटने जैसी ध्वनि सुनाई दी। कुछ को लगा कि रसोई घर में कोई छोटी मोटी दुर्घटना हुई है, लेकिन जहाज के प्रबंध संचालक ने समझ लिया कि टाइटैनिक अवश्य ही किसी चीज से टकरा गया है। दरअसल हिमशिला की दीवार जहाज की बाहरी दीवार से सटी हुई सरक रही थी। बर्फ के टुकड़े छिटक कर खुली हुई खिड़कियों से अंदर आ रहे थे। विपत्ति से बेखबर पोत के मुसाफिर अपने अपने मूड के अनुसार विस्की के नशे, डिनर पार्टी की उत्सुकता, ब्रिज के खेल के मनोरंजन तथा नींद के आगोश में डूबे हुए थे। फ्लीट के टेलीफोन का जवाब देने वाले फर्स्ट ऑफिसर विलियम मुर्डोक के हाथ पैर फूले हुए थे। उसने खबर पाते ही जहाज के इंजन को उल्टा चलाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके फलस्वरूप जो टक्कर हुई उसी की घरघराहट और झटका यात्री और वेटरों ने अनुभव किया था। कमांडर के आदेश से पहले ही मुर्डोक ने पोत के आपातकालीन द्वार बंद कर दिए। बॉयलर रूम नंबर 6 में भयानक धमाका हुआ और सागर का पानी हहराता हुआ जहाज के अंदर आ घुसा। बॉयलर रूम नंबर 5 में भी खिड़कियों और दरवाजों के रास्ते सागर का पानी भर रहा था। बंकर में रखा कोयला पानी के धक्के से एक व्यक्ति पर मलबे की तरह बरस पड़ा, लेकिन वह व्यक्ति किसी तरह बाल बाल बच गया। 11:50। टाइटैनिक के मुसाफिर सोच रहे थे कि जहाज आखिर रुक क्यों गया। पोत की निचली सतह के 6 जलरोधी डिब्बों में पानी भर चुका था। चौथे डिब्बे में चिट्ठियां छाटते हुए डाकियों को बेतरतीब भागने के लिए विवश होना पड़ा। इंजीनियरों ने बॉयलर बंद कर दिया, वरना आग लग जाती। अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों सहित पोत के अनुभवी कप्तान स्मिथ ने पोत की स्थिति का निरीक्षण करके जीवन रक्षक नौकाएं तैयार करने का आदेश दिया। कप्तान का दूसरा आदेश वायरलेस ऑपरेटर के लिए सहायता संदेश प्रसारित करने हेतु था। टाइटैनिक पर जोर जोर से यात्रियों की हाजिरी होने लगी। नींद में डूबे हुए रसोइयों को झकझोर कर उठाया गया। वे झुंझलाते हुए उठे, लेकिन जहाज के तले में भरते हुए पानी को देखकर वे भी डेक की ओर भागे। यात्रियों से अपनी लाइफ बेल्ट सहित फौरन डेक पर पहुंचने के लिए कहा गया।
खतरे की गंध मिलते ही पोत पर मौजूद सम्राट मुसाफिरों की शालीनता और निश्चलता पर व्यग्रता और आतंक छा गया। उनके चेहरों से संस्कारों का मुखौटा उतरने लगा। अभी भी कुछ मदहोश यात्रियों ने संभवतः संकट की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझा था। एक महिला को केबिन से निकलते निकलते अपने आभूषणों की याद आई और वह वापस जाकर श्रृंगार करने में व्यस्त हो गई। परिस्थिति से अवगत होने का एक धनपति यात्री पर ऐसा असर पड़ा कि वह $1,00,000 के बैंक ड्राफ्ट केबिन में ही छोड़कर डेक की ओर दौड़ गया। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मुसाफिरों ने अपेक्षाकृत परिस्थिति को थोड़ा जल्दी ही समझ लिया। सारे मुसाफिरों की डेक पर हाजिरी हुई। नाव वाले डेक पर 16 नौकाएं तैयार हुई। इन पर 1178 व्यक्ति बैठ सकते थे। इस तरह 2207 व्यक्तियों में से कौन पहले नौकाओं पर चढ़ेगा, इसकी प्राथमिकता तय करना जरूरी था। कप्तान स्मिथ ने महिलाओं और बच्चों को पहले जीवन रक्षक नौकाओं का उपयोग करने का मौका देने का निश्चय किया। तभी बॉयलर रूम नंबर 5 और 6 के बीच की दीवार पानी के दबाव से टूट गई। पोत में पानी और उसका फेन अपना तांडव करने लगा। अगर डेक बहुत ऊंचा न होता तो शायद टाइटैनिक को जल समाधि लेने के लिए मृत्यु के आतंक भरे ये लंबे क्षण भी न गुजारने पड़ते। 12:30 मानवीय स्वभाव की असली विचित्रता, उसका वास्तविक धैर्य व उसकी जिंदा रहने की ललक वास्तव में संकट के समय ही पता चलती है। उसकी कायरता तथा अन्य क्षुद्र प्रवृत्तियां भी तभी अपनी पूर्णता के साथ उजागर होती हैं। जीवन रक्षक नौकाओं में कई महिलाएं अपने प्रेमियों और पतियों को छोड़कर बैठने के लिए तैयार नहीं थी। पत्नियां एक बार की बच्चों की खातिर तैयार हो भी जाती, लेकिन प्रेमिकाओं को समझाना बहुत कठिन था। कुछ जाबाज प्रवृत्ति के यात्री नौकाओं का सहारा लेना अपमान समझ रहे थे और कुछ रईस लेकिन जिंदगी को जुआ समझने वाले मुसाफिरों ने जहाज पर रहकर अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय किया। यह दूसरी बात है, इस बार वे केवल हारने के लिए ही दांव लगा रहे थे।